पार्टिसिपेट कैसे करोगी? हाँ अभी कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब आपको पार्टिसिपेट जल्दी करना है स्टेट लेवल का, ठीक है। चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए आज हम लोग देखेंगे एक बार फर्स्ट पेपर कि फर्स्ट पेपर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज और कल डिस्कस करेंगे। मंडे से हम लोग प्रॉपर अपना सिलेबस देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फर्स्ट पेपर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। रचना जी शेयर करेंगे फर्स्ट पेपर, और मीता मैम जिनके पास है उनके लिए तो कोई बात नहीं, बाकी फर्स्ट पेपर का भी एक कॉपी ले लेंगे, हार्ड कॉपी। आज एक बार ग्रुप में रचना जी शेयर कर देंगे, ठीक है। पढ़ेंगे जब ये वाला आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ना है इसमें। चलिए ये क्या है हमारा जो फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट में, ये सभी लोगों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। सिलेबस सबके लिए अलग होगा। मान लो कोई एजुकेशन वाला है, साइकोलॉजी वाला है, सोशलॉजी वाला है, जितने भी कोई भी चाहे वो एमएससी में हो, एमकॉम कर रहे हों या एमए कर रहे हों, सबका फर्स्ट पेपर सेम जाता है, सेम होता है। सेकंड पेपर सिलेबस होता है सभी का, ठीक है। इसमें देखेंगे और इसमें रचना जी ये हिंदी वाला आ रहा है ना, हमारे पास इंग्लिश वाला है। अपर्णा मैम अभी आपके पास इंग्लिश वाला है? दी एक मिनट मैं चेक करती हूँ, मेरे पास एक्चुअली वो जो बुक थी ना उसी की प्रिंट आउट है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैच कर, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम इसी से मैच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पेपर जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति। तो फर्स्ट पेपर में हम देखेंगे शिक्षण, अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, ये हम देखेंगे फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट यूनिट जो है हमारी। नेक्स्ट है इसमें शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क विद्यार्थी की शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जब हम लोग टीचिंग कर रहे होते हैं एक टीचर के सामने और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सामने, कि वहाँ पर शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक ये सभी चीज़ों का समन्वय होता है। यदि सभी चीज़ें प्रॉपर वे में हैं तब तो ठीक है, सही कम्युनिकेशन होगा क्लास में। यदि ऐसा नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं सभी अलग अलग क्वालिटीज़ रखते हैं, कुछ सेम होती हैं और कुछ टोटली डिफरेंट होती हैं। तो एक टीचर वही सही से टीचिंग करेगा जिसने सभी चीज़ों को, शैक्षिक क्षमताओं को सही, या शिक्षण के या जो हम टीचिंग के हमारे प्रॉपर कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर किया होगा। नहीं है तो कई बार आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन ये निश्चित नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप सफल टीचर बनेंगे, ठीक। और एक व्यक्ति जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है फिर भी कह सकते वो सफल टीचर बन सकता है, ठीक है, क्योंकि टीचिंग में कई एस्पेक्ट हैं जो एक साथ कनेक्ट होने पर ही हमारी टीचिंग को इफेक्टिव मोड में दिखाते हैं। इसके बाद इसी में है हमारा शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वहाँ की,
शैक्षिक वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। फिर है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित। पहले क्या था, जो शिक्षण था, टीचिंग था, वो टीचर ओरिएंटेड था। और जो प्राचीन काल में तो गुरु शिष्य परंपरा में तो पूर्णतया उन सद्गुरुओं पर, सद्गुरु तो नहीं कहेंगे, गुरुओं पर ही वो शिक्षण आधारित था कि जो माता पिता थे वो ये सोच कर आते थे कि अब मेरे बच्चे का बनना और बिगड़ना इन्हीं के हाथ में। अभी की जो शिक्षा, जो मॉडर्न टाइम है, और उसमें भी अभी रिसेंट जो 10 ईयर्स में काम हुआ है, इस समय जो पूरा वर्ल्ड का एक ग्लोबल सिनेरियो है, बाहर से केवल बिल्डिंग्स दिख रही हैं, सारी सुविधाएं दिख रही हैं, लेकिन जो बेस है वो जीरो चला गया है। अब ना बच्चों को जो माता पिता जिसके कारण स्कूल भेजते थे वो फीडबैक जीरो पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्टिविटीज़ होने से बच्चे के जीवन में संस्कार नहीं आते हैं, और एक्टिविटीज़ बहुत कराने से आपका बच्चा आत्मनिर्भर बने, इसकी कोई निश्चित जिम्मेदारी स्कूल के लोगों की नहीं। फिर इसी में हम लोग आगे देखते हैं ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। एक छोटा बच्चा है, वो एक टाइम था कोरोना का, तब तक तो ठीक था, लेकिन आप ये सोचें कि 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को यदि आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, स्कूल की कुछ से ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है। इसमें लेकिन क्या चीज़ें अच्छी हैं वो भी इसमें देखना है। जब हम लोग उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, जब उच्च लिख दिया जाए इसका मतलब क्या है, हायर एजुकेशन है। ठीक, इसको भी ध्यान में रखते हुए समझेंगे। उच्च का मतलब हायर एजुकेशन, हायर का मीन्स कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जा रही है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे संस्थान हैं, कुछ चैनल्स हैं, उन्हें संस्था नहीं कह सकते हैं, या ये कह देंगे कि कुछ सेटअप तैयार किए गए, जिसमें से स्वयं प्रभा इत्यादि जो मूक है, ये क्या है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड मैटर है वो यहाँ एक्सपर्ट्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और उन्हीं के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। हम लोगों ने शायद पहले कभी काफ़ी पहले जितने लोगों ने देखा होगा ध्यान से, जो दूरदर्शन है उस पर कई चैनल ऐसे प्रसारित किए गए थे, अभी भी है, यूजीसी से संबंधित या कल्चर प्रोग्राम है कि वहाँ पर एक्सपर्ट्स आते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसी में शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षा। एक परंपरागत शिक्षा मतलब जो हमारा बेस लिए हुए है, परंपरागत का मीन्स ये भी होता है कि शिक्षण जो टीचिंग है उसका फाउंडेशन क्या है। ठीक है, तो जब हम परंपरागत शिक्षा की बात करते हैं तो वो शिक्षा हमारे संस्कारों से जुड़ती है, ज्ञान के साथ संस्कारों से भी जुड़ेगी। और जो आधुनिक शिक्षा आईसीटी पर है, ये क्या है, टोटल टेक्नोलॉजी बेस्ड है या साइंटिफिक है, तो इसका होना भी मस्ट है, क्योंकि जिस टाइम में हम जी रहे हैं वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी का होना ही ज़रूरी नहीं। जैसे दो चीज़ें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, 12th 10th में, एक ऐसे पढ़ते थे जो कि जो कंप्यूटर है या साइंस, ये बून है या बेन है, मीन्स क्या है, वरदान है या अभिशाप है। तो ये ऐसे क्यों पढ़ते थे, क्योंकि इसमें हम उस समय, आज से 20 साल पहले हम लोग ने ये देखा है, तब ये समझ में आता था कि ये चीज़ें कितनी हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो क्या करना है, जो हमारा टीचिंग है इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें उतना यूज़ करना है जितने की आवश्यकता है। अभी क्या हो रहा है, पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे, कुछ हम लोग से आज भी हम लोगों से पूछा जाए टेबल तो हम लोगों को लर्न है। और जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, ट्यूटर से भी पढ़ रहे हैं, उनसे आप पूछिए तो वो मोबाइल उठाकर आंसर देते हैं। तो इसका मतलब उनके ब्रेन में कुछ है ही नहीं, सीधा सा ब्रेन को पता है कि मोबाइल है और मोबाइल में सब है। तो ये क्या है, ये चीज़ें हमारे लिए और हमारे बच्चों की मेमोरी को कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रणालियाँ की इवोल्यूशन, जो हमारे मेथड्स हैं वो क्या होंगे। तो मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार।
नवाचार। तो ये क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इस समय ये जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है या इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हर जगह हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता सभी जगह है, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी बेस्ड हमें नॉलेज हो ये मतलब पूरा नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपना नॉलेज रियलिटी बेस्ड भी रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शोध अभिवृद्धि। इसका मीन्स हुआ रिसर्च एप्टीट्यूड, कि रिसर्च क्या है, क्योंकि जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं या एमए की बात करते हैं तो यहाँ रिसर्च एक वर्ड है। इसका मीन्स कि जो भी हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या आगे जिसमें भी हम पीएचडी करेंगे वो टॉपिक हमारे माइंड में हो, क्योंकि जब आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में रिसर्च कर लेते हैं तो आपका जो माइंड है वो कई डायमेंशन में ओपन हो जाता है। जो क्लैरिफिकेशन है वो इतना अच्छा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एक ही बात है, उसको हमें कितना ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको फिर राइटिंग करना है। अभी हम लोग से जब हम आप लोगों से पूछते हैं ना कि स्ट्रेस पे कुछ लिखना है या मेंटल हेल्थ पे, तो सिंपल सब लोग बोल देते हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी। जब उनसे पूछो और डेप्थ में जाओ कि स्ट्रेस किसका, किन लोगों का, किस जगह का, क्योंकि 500 से भी अधिक स्ट्रेस के टाइप्स हैं और स्ट्रेस हो सकता है। तो जो रिसर्च होता है ना, एक ही पॉइंट पर रिसर्च की जाती है, और जब एक पॉइंट पर एक टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो हमारा सोचने समझने देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे सीधा सीधा पीएचडी से कनेक्ट हो रहा है, जो यूजीसी नेट में सेकेंड यूनिट में रखा गया है। इसमें क्या है, शोध जो रिसर्च है, रिसर्च का अर्थ क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, प्रकार क्या है, विशेषताएं क्या हैं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध क्या है के उपागम, फिर शोध पद्धतियाँ जो मेथड्स हैं इनके, प्रयोगात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध वो होते हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है, जो हमारे लैब में होती हैं या आउट ऑफ लैब भी होती हैं, लेकिन इनमें पूरा एक डाटा एनालिसिस किया जाता है कि मीन्स हमने डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया, फिर उसके बाद उसे जनरलाइज भी किया। तो ये क्या है, ये प्रयोगात्मक रिसर्चेस है। विवरणात्मक रिसर्चेस क्या है, जब हम कई बार होता है ना कि ताजमहल का हमें एक विवरण देना है, ठीक है, ये उन रिसर्चेस में जाती हैं। ऐतिहासिक रिसर्च क्या है, मान लो हमने इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक एक तथ्य इकट्ठा किए और उनकी डेट्स, उनका जिन लोगों ने निर्माण किया था विद रेफरेंस हमने उनको कलेक्ट किया, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्चेस बनेंगी जाकर हमारी। फिर गुणात्मक और मात्रात्मक क्या होता है, गुणात्मक का मीन्स होता है क्वालिटी ओरिएंटेड। जब हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताते हैं तो ये गुणात्मक रिसर्च है। मान लो हम राम जी के गुणों का वर्णन करें, ये तो एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, गुणात्मक रिसर्च हो गया। और जब हम राम जी के सेना का विवरण करें कि सेना ने कैसे युद्ध लड़ा, किन किन टेक्निक से युद्ध लड़ा, कैसे युद्ध जीता गया, तो ये क्या है, मात्रात्मक होगा। मतलब जहाँ पर हम नंबर्स या जहाँ हम उन चीज़ों को बताएं जिनके द्वारा युद्ध जीता गया है, वो सब किस में जाएंगे, क्वांटिटेटिव में। और जब हम किसी के गुणों की चर्चा करते हैं वो सब क्वालिटेटिव में जाता है। तो जितने भी रिसर्च, जब हम लोग एक इसका उदाहरण देते हैं जो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कोरोना वायरस का टाइम था, तो कोरोना वायरस के समय हम लोगों को के पास एक ग्लोबल डेटा आया या इंडिया से आया, तो कहा गया कि कोरोना वायरस से 5 लाख लोग अफेक्टेड हुए। कोरोना वायरस बहुत खतरनाक एक वायरस है जो हमारे लंग्स पर इफेक्ट कर रहा है, और जिनका जिनका इम्यूनिटी डाउन है उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो जल्दी से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, और 5 लाख लोग इंडिया में प्रभावित हुए हैं कोरोना से। ये क्या है, गुणात्मक रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च हुई। जब हम कहेंगे कोरोना वायरस के लिए क्या क्या सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं,
कौन कौन से वैक्सीन्स आई हैं, उन वैक्सीन्स के क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, ये क्या हो गई, यही हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट हो गया। मतलब पहले जो चीज़ें हमें फाउंडेशन बेसिक फॉर्म में मिलती हैं वो सब क्वालिटेटिव का पार्ट होती हैं, और जिन चीज़ों के या ये कह दें जब केवल हमारे पास समस्या होती है उसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है, और जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं इसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। अब दूसरे शब्दों में बोले कि जब हमारी समस्या होगी यही हमारी क्या है, थ्योरेटिकल रिसर्च है, सैद्धांतिक रिसर्च है, और जब समस्या का समाधान होगा वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। ठीक, समस्या का समाधान एक्सपेरिमेंटल का पार्ट होता है, और जब मूलभूत समस्या हमारे सामने होती है इसे बोलते हैं सैद्धांतिक रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक रिसर्च। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं शोध के चरण। एक रिसर्च जब की जाती है तो उसमें कितने चरण है, उसके कितने फेज हैं। तो जब भी हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो शोध में सिंपल से कुछ चीज़ें होती हैं। एक रिसर्च में सबसे पहले उसका टॉपिक होगा, फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिर रिसर्च रिव्यूज़ होगा, मेथोडोलॉजी होगी। मेथोडोलॉजी के अंदर सैंपल, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, टूल्स, क्वेश्चनर, ये सभी चीज़ें, और जो हमारा कलेक्शन कैसे करेंगे, सैंपल कहाँ से ले रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम कहाँ मेथोडोलॉजी में मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा डेटा कलेक्शन, वो जो उसके अंदर है उसको डिफाइन करते हैं, दिखाते हैं रिसर्च में। फिर डेटा एनालिसिस होगा, फिर डेटा एनालिसिस के बाद फिर एक कंक्लूज़न निकाला जाएगा। कंक्लूज़न निकालने के बाद उस रिसर्च को जनरलाइज कर दिया जाएगा। रिसर्च जनरलाइज करने का मीन्स होता है कि अब इस रिसर्च को दूसरे लोग भी पढ़ सकते हैं, और पढ़कर इससे कुछ नया सीख कर नई रिसर्चेज में ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है, सिंपल से रिसर्च के फेजेस हैं, चरण हैं। तो इनको जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत आराम से पढ़ेंगे, जो बहुत इजी गोइंग समझ में आएगा। इसके बाद है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। तो जो हम लोग शोध रिसर्च करते हैं उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे उसे लिखा जाता है, क्योंकि रिसर्च लिखने के फॉर्मेट होते हैं। एक होता है जो रेफरेंस है हमारा, उसे जो हमारा APA स्टाइल है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा हमारा MLA है, और भी 3 हैं लेकिन वो अभी हमारे इंडिया में यूज़ नहीं होते हैं। शिकागो है, ये इस तरह के, लेकिन इनको भी इंडिया में यूज़ नहीं करते हैं। अभी 2 ही फॉर्मेट इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, और वो भी UGC जो PhD के नॉर्म्स में है वहाँ APA फॉर्मेट ही यूज़ किया जाता है। MPhil में MLA यूज़ किया जाता है कई बार। इसके बाद आते हैं शोध में ICT का अनुप्रयोग। ICT का मीन्स हो गया जितना हमारा टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर का जितना हमारा, ये कह दें कि इंटरनेट है, इसका यदि हम यूज ना कर पाएँ तो फिर हम आज के समय में रिसर्च का वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी नई नई चीज़ें, क्योंकि अब जो रिसर्चेस की जाती हैं वो एक्सपेरिमेंटल हो या थ्योरेटिकल रिसर्चेज हो, इस टाइम पे एक ग्लोबल डेटा दिखाना होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। जहाँ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं वहीं हमें एक ग्लोबल डेटा प्रेजेंट करना होता है। तो जब ग्लोबल डेटा आप दिखाएंगे कहाँ से, जब आपके पास इंटरनेट सोर्सेज होंगे, तो वहाँ पर इसकी अत्यंत आवश्यकता है। इसके बाद है शोध नैतिकता। शोध नैतिकता क्या है, हमारे रिसर्च के एथिकल कुछ इश्यूज़ हैं कि जब भी आप कहीं रिसर्च करते हैं, मान लो हमने आपको अपने रिसर्च का पार्ट बनाया है और आपको एंजाइटी है, और हमने आपको अपनी रिसर्च का पार्ट बनाया, तो आपसे हमने जो डेटा कलेक्ट कराया है उसमें आपके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे कि आपको एंजाइटी किस कारण से है। कई बार एंजाइटी सामान्य कारण से भी है, कई बार कुछ ऐसे कारण हैं जो कि सामान्य लोगों को पता चले तो उससे आपकी स्टीम, जो आपका सेल्फ स्टीम है वो डाउन हो सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर कुछ हमारे एथिकल इश्यूज़ हैं जिसमें ये कंपल्सन है कि यदि आप किसी को अपनी रिसर्च का पार्ट बना रहे हैं तो उसकी किसी भी बात को बाहर ओपन नहीं करेंगे। ये मतलब एक रेस्ट्रिक्शंस हैं इस पर
यदि ऐसा किया तो जिसने जो आपकी रिसर्च का पार्ट बना था फिर वो क्लेम कर सकता है। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा हम बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बोथ। ये क्या है, ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है। जैसे हम लोग 12th में 10th 9 से 12th में देखते थे कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाता था, ठीक है। उस पैराग्राफ में जो हमारे इसके नीचे क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर हम पैराग्राफ से ढूंढ कर देते हैं, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको कोई भी रिसेंट में किसी भी टॉपिक को वहाँ पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा, नीचे क्वेश्चंस होंगे। अब उन क्वेश्चंस को पढ़कर पैराग्राफ से आपको आंसर देने हैं। वो ऐसे तो सरल है, लेकिन सरल उनके लिए है जिनका पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का तरीका है। जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं उन्हें तो ठीक लगेगा, क्योंकि अब ये यूजीसी नेट एक हायर एजुकेशन का पार्ट है, तो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि सभी क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। ये वाला बहुत बड़ा इशू आता है कि आपको क्वेश्चन देख के लगे इसका भी यही आंसर है, इसका भी यही आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ क्या है कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो जब हम लोग करवाते हैं तो कम से कम 30 to 50 कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को कंप्लीट कराते हैं। तो जब हम इतने बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, 30 to 50 कॉम्प्रिहेंसिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर हमारा जो देखने का एक तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर हम सही तरीके से क्वेश्चन के आंसर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, ये सबसे सरल है, आपका सबसे सरल यूनिट में से सिंपल में। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण मीन्स कम्युनिकेशन का अर्थ, मीनिंग, टाइप्स और अभिलक्षण। फिर है प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। फिर प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। देखो, संप्रेषण से एक बात तो क्लियर होगी कि आप अच्छी से अच्छी डिग्री ले लिए, आप डॉक्टरेट भी, आपकी डिग्री भी मिल गई है, नेट जेआरएफ भी हो गया, लेकिन जब आपको क्लास में कुछ समझाना होता है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन में कई चीज़ें होती हैं। एक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फर्स्ट। सेकंड, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। थर्ड में क्या है, जो आप बोल रहे हैं वो इतना क्लियर हो कि आसानी से सुना जा सके। फिर आपको इतना पेशेंस भी रखना हो कि सामने वाले का फीडबैक भी ले पाए। एक ही समय पर जितने लोग हैं उनको आप ध्यान से देख पाएँ, उनकी प्रॉब्लम्स को एसेस कर पाएँ। तो जो कम्युनिकेशन है उसमें पेशेंस भी बहुत ज़बरदस्त चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग स्किल है कि आप जिस छोटे बच्चे को के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ पे भी वो भी आराम फील कर रहा है, आराम से आपकी बात समझ रहा है। आप बड़ों के साथ कर रहे हैं तो वो भी आसानी से आपकी बात समझ रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो क्या होगा, आप हो सकता है सेलेक्ट भी हो जाएं, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो, लेकिन आपके साथ जब आप क्लास में जाएंगे तो स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डीप में देखी हैं। एक हमारे सर थे जिनका लास्ट में अभी कुछ टाइम पहले सिलेक्शन हो गया, वो 3 सब्जेक्ट में नेट थे और उनका साइको सब्जेक्ट था, बहुत बढ़िया, मतलब सच में एक मास्टर माइंड। उनका ऑल इंडिया में कितनी जगह उनको नेगलेक्ट किया गया केवल इसलिए कि वो जब बोलते थे तो बोलने में बिहारी टोन आता था। यूजीसी के जब भी हम लेक्चरर बने या यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट, डायरेक्ट प्रोफेसर में तो कोई नहीं जाता, बाद में प्रोफेसर बनेंगे। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो भाषा है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी का टोन ना आता हो। मतलब टोन का मीन्स, जैसे वो लोग बोलते हैं ना तो अंग्रेजी में भी लगता है अंग्रेजिया हुआ जा रहा है वहाँ पे, ठीक। तो वो क्या है कि वो फिर सुनने में आती ही नहीं है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का कम्युनिकेशन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखा गया है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। और रियलिटी तो ये भी है
कि हमारे जीवन में जितना हमारा कम्युनिकेशन ठीक है उतने ही हम सफल होते हैं। ठीक, तो यहाँ कम्युनिकेशन में कई चीज़ें हैं जिनको हम लोग ध्यान से देखेंगे, और कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से, तो उन्हें हमें कैसे ठीक करना है, तो वो सभी चीज़ें हम कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, ये हमारा रीजनिंग का पार्ट है। इसमें तर्क के प्रकार, फिर है हमारा संख्या श्रेणी। जितने लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी, कभी ना कभी नहीं भी पढ़ी होगी, तो यहाँ पर हम लोग उसको पढ़ेंगे। संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवृत्ति, अंक, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत जो हम लोग परसेंटेज वगैरह पढ़ते हैं, इंटरेस्ट, औसत। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बचपन वाली है एक बार रिपीट होंगी यहाँ पे। ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सच पता है, हमको ऐसा लगता है अपने जीवन में जो फीमेल घर पे हो या बाहर हो वो पढ़ाई ज़रूर करें। सारे उनके जितने घर के फ्रस्ट्रेशन है सब इसी में ठीक हो जाएंगे। उनको अलग से ठीक करने, क्योंकि जब अपना दिमाग इंटरेस्टिंग काम में लगाते हैं ना, तो घर में छोटी मोटी जो बातें होती है वो ज़्यादा समझ में नहीं आती। काम समझ में आता है, लगता है सबका काम करो, अपना काम करो चल के। ठीक है, और जब हम खाली होते हैं या जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो फिर एक एक बात चुभती है। तो इसलिए पढ़ना फीमेल के लिए तो सबसे अच्छी टॉनिक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे रचना। ये मैथमेटिकल रीजनिंग्स एंड एप्टीट्यूड का पार्ट था। इसके बाद देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ये काफ़ी चीज़ें हैं, इनको जब हम लोग पढ़ेंगे तभी देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हिंदी में लिखी तो समझ में नहीं आ रही है। ठीक, इसके बाद है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। डीआई में क्या है, हमारा जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। ये क्या है, जो हमारा डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये हम जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं उस समय इसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वो चीज़ें रखी गई हैं फर्स्ट पेपर में जो हमारे पीएचडी के लिए यूज़फुल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आईसीटी को, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी सामान्य संस्कृतियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दर्शन, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, आईसीटी और सुशासन। मीन्स जब भी हम लोग आईसीटी की बात करते हैं तो जितना भी हम अपनी पीएचडी में डाटा लेंगे, जो कुछ भी पीएचडी के लिए हम वर्क सर्च करेंगे, वो सब में आईसीटी एक मेन पार्ट प्ले करता है। तो ये सब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर जो लोग पीएचडी करेंगे उनके लिए मैटर है। आगे देखेंगे, ये है हमारा लोक विकास और पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या हम देखेंगे, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण व्यवहार, नरजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। क्योंकि अभी क्या है कि जो पर्यावरण है इसको इसलिए रखा गया है कि हम पर्यावरण के लिए हर चीज़ के लिए तो जिम्मेदार हैं। अपना स्वास्थ्य देख रहे हैं, अपने घर की सुविधा देख रहे हैं, सब कुछ अपने साधन अच्छे बना रहे हैं, सुविधाजनक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये बात भूल गए हैं कि पर्यावरण को हटा देंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य और सुविधाएं किस काम की। इसलिए इसको महत्वपूर्ण एक यूनिट के रूप में यहाँ रखा गया है। नेक्स्ट है इसी में पर्यावरण मुद्दे। इसमें क्वेश्चन मोस्टली जो इन्वायरमेंट का पार्ट है, क्वेश्चन रिसेंट से पूछे जाते हैं, जो अभी हमारी समसामयिक घटना घटती हैं, कहीं बाढ़ आई, भूकंप आए, कोई तूफान आया, या जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओजोन परत कैसे हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, कहाँ ऑक्सीजन अधिक है, ऑक्सीजन के कम होने से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनसे क्या वातावरण पर इफ़ेक्ट आएगा,
जो गंगा का पानी कम हो रहा है, वातावरण पर क्या इफेक्ट आ रहा है, बारिश अधिक हो रही है, या पेड़ जहाँ कट रहे हैं वहाँ बारिश कम हो रही है, जहाँ पेड़ अधिक है वहाँ बारिश अधिक हो रही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। फिर इसी में है ध्वनि प्रदूषण, कि कितना जो शोर है रास्ते में व्हीकल्स का और अदर, तो ये क्या है, कई जगह पास में जहाँ फैक्ट्रीज हैं, आसपास लोग रह रहे हैं, तो वो सब क्या है, उनकी हेल्थ को किसी ना किसी तरह से डैमेज हो कर रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण में अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम, राजनीतिक आयाम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर है मानव स्वास्थ्य और प्रदूषकों का प्रभाव, कि मानव स्वास्थ्य पर जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा मिट्टी से संबंधित है, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। नेक्स्ट है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, जितने अभी हम बोल रहे थे, जो नेचुरल डिसास्टर्स हैं उनके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। न्यूनीकरण की युक्तियाँ, फिर जहाँ नेचुरल डिसास्टर्स आते हैं फिर वहाँ दोबारा नए तरीके से उन जगहों को कैसे विकसित किया जाएगा। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय और संधि। ये सब क्या है, सुनते हैं ना कि कहाँ से कहाँ पानी को मोड़ना है, कौन सी नदियों को जोड़ना है, कहाँ, जैसे चाइना और पाकिस्तान, फिर इधर इंडिया का, यहाँ ये क्या है, जो दीवार, जो बॉर्डर, ये सब क्या है, ये वो इन वजहों से भी है कि ये हमारे इन्वायरमेंट का भी एक हिस्सा है, कि कौन सी नदियों का प्रवाह कहीं किधर मोड़ा जा रहा है, या उसमें किन जगहों को, देशों को वहाँ से जोड़ने की बात हो रही है, कौन से देश किसको सुविधा देंगे। तो ये सब क्या है, पर्यावरण के हिस्से में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, इसी में हम लोग देख रहे हैं टिप्पणी जो हमारी, एक मिनट थोड़ा नीचे करिए। लास्ट है हमारा उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा, जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात की जा रही है। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध के उद्भव। फिर जो देश आज़ाद होने के बाद जो हमारा हायर एजुकेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उनकी बात की जा रही है। फिर जो हमारा शोध है, जो रिसर्च है, उसमें कौन कौन सी बातों को कनेक्ट किया गया है, कौन कौन से नए आयाम जोड़े गए हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। एक प्राचीन जो कार्यक्रम है पहले कि ऐसी परंपराएं, मान लो योग क्या है, योग प्राचीन ही है, ठीक है, योग प्राचीन परंपरा में ही कनेक्ट होगा। फिर पारंपरिक वो चीज़ें जो परंपरा से चली आ रही, जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार को पारंपरिक बोलते हैं, ठीक है, पहले भी वही किया जाता था और आज भी वही किया जाता है। फिर है इसी में गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, मतलब जो चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, जो परंपरा में नहीं थी, अब उनको कुछ मॉडिफाई किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हायर एजुकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है इसी में हमारा व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। अब जो शिक्षा है उसमें बात की जा रही है कि शिक्षा ऐसी हो कि बच्चे शिक्षा लेने के बाद ही उनका प्लेसमेंट हो जाए, ये बात की जा रही है। दूसरा जो हमारा यूजीसी है, इसने पहले ही एक सुविधा दे रखी है कि जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे वो सभी एक मतलब अच्छा अमाउंट 5 साल तक ले सकते हैं जब तक उन्हें पीएचडी करना है। तो ये क्या है, ये बहुत, हमको अभी तक एजुकेशन सिस्टम में इससे अच्छी कोई सुविधा नहीं लगी, क्योंकि सब में क्या है, आपको रुपए लगाना है और बड़े स्तर पे लगाना है और उसमें श्योरिटी के चांसेस नहीं है। ये जो एमए, एमएससी, एमकॉम, ये स्ट्रीम में किसी में, तीनों में से स्ट्रीम में हो आप, एमए करते हुए ही
आप JRF क्वालिफाइड होते हैं तो 5 साल के लिए आपको एक श्योर अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, PhD आपकी कंप्लीट होती है। तीसरा, एक अच्छा सेविंग आपके पास होता है। चौथा, आप करते समय किसी भी प्रेशर में नहीं होते। फीमेल के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर वो कुछ कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक सरल माध्यम, जो जब ऐसे लोग जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत रुपए नहीं है या बहुत सारे साधन नहीं हैं, तो उनके लिए सबसे सरल माध्यम है। दूसरा, UGC ने एक सुविधा क्या है कि कोई व्यक्ति 60 ईयर्स 61 का भी हो गया है तब भी वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। ये सब क्या है, ये अपने आप में बहुत प्लस पॉइंट है। इसीलिए बहुत सारे लोग एक टाइम के बाद वो नेट PhD कर लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ने पर बेस्ड है। तो यदि कोई भी व्यक्ति डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहेगा तो उसको क्या है, ये तो हम आपको बोल रहे हैं, आप और समझदार हों, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ हमसे पढ़ें। आपके पास टाइम भी ना हो और फिर भी आपको लगता हो कि हमें पढ़ना है, तब भी हम आपको गाइड कर दें, क्योंकि इसमें क्या है, एक तरीके से पढ़ना है केवल, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। और हम लोग क्या करते हैं, या बहुत सारे लोग क्यों इसमें सक्सेस नहीं होते। मान लो इसमें फर्स्ट पेपर है, यदि हम बुक्स को कनेक्ट करेंगे टोटल में तो ये 100 बुक्स हो जाएंगी जाकर। ऐसे ही हम लोग सिलेबस में जाएंगे, वहाँ पर भी यही हो जाएगा। तो लोग क्या बोलते हैं, जब कभी किसी से पूछो, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं अब लेकिन कम हो गए हैं, उनसे पूछो तो वो कहेंगे हमने हट प्रदीप का पूरी पढ़ ली, घेरन संहिता पूरी पढ़ ली, ये 10 बुक्स हैं उनको हमने पूरा पढ़ लिया। जब हम लोग UGC की बात करते हैं, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इनमें क्या होता है, एक स्ट्रेटजी होती है किस बुक में कितना पढ़ना है और किस बुक से कितना कंटेंट उठाया गया है, उस कंटेंट के आसपास को कवर करना है। क्योंकि UGC नेट जो है, ये कभी भी जो इन्होंने अपने कंटेंट दे रखा है उसके बाहर ये कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके बाहर नहीं करेंगे बस। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट डीप में होगा, कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप में होगा, उससे बाहर जाएंगे नहीं, लेकिन वो जो पूछ रहे हैं उसकी गहराई में जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि बुक्स नहीं देखनी है कि कितनी बुक्स हमें तैयार करनी है, हमें ध्यान से सिलेबस देखना है। और हमेशा हम फोकस्ड होते हैं इस बात पे कि सबसे पहले कभी भी जीवन में पढ़ना हो, बिना सिलेबस को रखे कभी स्टडी स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप सिलेबस रख लेते हैं तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो बहुत स्प्रेडिंग मोड में है, वो एक जगह कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि आपने देखा, आप पढ़ रहे थे पूरा योग दर्शन, आप पढ़ रहे थे पूरी हठ प्रदीपिका, आपने देखा कि यहाँ केवल आसन के बारे में पूछा गया, तो आप केवल आसन पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। और जब हम पूरी बुक देखते हैं और सिलेबस सामने नहीं रखते हैं, तो फिर हम चाहें और ना चाहें तब भी हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो इसलिए हमें कुछ भी पढ़ना हो, सिलेबस हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम आगे देख रहे हैं इसी में मूल्य शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। इसके बाद है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। मूल्य शिक्षा में हमारे वैल्यूज़ काउंट होते हैं, जितने हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो सब यहाँ कनेक्ट होंगे। और जो UGC नेट का जो फाउंडेशन है, उसमें जब हायर एजुकेशन को जो रखा गया है, यहाँ पर पूरी शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा ही है। लेकिन वो क्या होता है ना कि जड़ रूट में कुछ और था, पत्तों को देखते देखते हम रूट को भूल जाते हैं, तो फिर हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या पढ़ने जा रहे थे। फिर है पर्यावरण परक शिक्षा। पर्यावरण परक शिक्षा में, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में मूल्यों को निभाएगा या मूल्यों का पालन करेगा, वो पर्यावरण के संरक्षण की बात करेगा। यदि हमारे जीवन में मूल्य नहीं होंगे तो पर्यावरण का संरक्षण की बात हम कभी ना सोचेंगे और ना करेंगे। तो ये क्या है, इसीलिए दोनों को एक साथ कनेक्ट किया गया, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। नेक्स्ट है नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट हैं की बात करते हैं, जो गवर्न करते हैं, वो चाहे हमारे PM हो, CM हो, प्रेसिडेंट हो, DM हो, IAS हो, PCS हो, जितनी हमारी गवर्न अथॉरिटीज़ हैं,
ये सभी हमारी यूजीसी में 10th यूनिट हायर एजुकेशन में कनेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट कौन बनाता है, कब कब राष्ट्रपति शासन कहाँ लग सकता है, उपराष्ट्रपति कौन है, उपराज्यपाल कौन है, किसके क्या ड्यूटीज़ हैं, किसको कौन अपॉइंटमेंट दे रहा है। फिर जो हमारी राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, लोकसभा है, ये क्या है, इनके सदस्य क्या हैं, इनको मनोनीत कौन कर रहा है, कितने सदस्य इसमें बाहर के हैं, कितने को हम हटा सकते हैं, कितने साल में ये जो लोकसभा के सदस्य इनको बदला जा सकता है। ऐसा जो पूरा एक बेसिक जो चीज़ें हैं वो सभी हम यहाँ हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर। इसमें एक केवल आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला कि हम लोग फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि ये तो सिलेबस होगा, फिर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या। तो ये समझ में आ गया कि फर्स्ट में हम जो भी पढ़ेंगे वो केवल एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे। इसमें सिलेबस में डीप नॉलेज लेना है और फर्स्ट पेपर में ब्रीफ नॉलेज लेना है। क्योंकि जब हायर एजुकेशन में कोई भी या किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होगा तो वो इतना साधारण नहीं होगा कि वो कह दे हमें ये आता है, ये नहीं आता है, हमने ये सुना है, ये सुना ही नहीं है। ठीक है, वहाँ जाकर ये नहीं कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट नहीं है हम सभी चीज़ के, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमें नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट पेपर को कॉमन सभी के लिए रखा गया है कि एक हमें छोटा छोटा सा आसपास का अपने नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक हायर एजुकेशन के शिक्षक बनते हैं तो सामने वाले को हमसे अपेक्षा होती है कि जो भी हम पूछेंगे वो आंसर नो में नहीं आएगा। जो भी हम पूछेंगे आंसर नो में नहीं आएगा। नो में तब आएगा जब हम किसी की एक्सपर्टीज़ को काउंट कर रहे हैं। अब हम सीधा सीधा आपको क्या है, आपने हमसे पूछा आईसीटी के बारे में, हमें नहीं पता है तो हम क्या कह देंगे, आप आईसीटी डिपार्टमेंट में चले जाएं। सपोज़ आपने नेटवर्क के बारे में पूछा, हमको मैम नहीं समझ में आ रहा है, तो यदि हमने फर्स्ट पेपर पढ़ रखा है तो हम आपको रिसर्च एप्टीट्यूड डिपार्टमेंट में नहीं भेजेंगे, टीचिंग में नहीं भेजेंगे, आईसीटी में भेजेंगे। आपको लग रहा है कि कितनी हमारी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से डिपार्टमेंट में भेजेंगे, हायर एजुकेशन के। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट पेपर इसीलिए बनाया गया है कि हमें एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो कम से कम हमें ये तो पता हो कि इस व्यक्ति को हम कहाँ भेज दें, किसके कांटेक्ट में इस व्यक्ति को हम खड़ा करें ताकि इसका समाधान हो जाए। लेकिन जब हमें खुद ही नहीं पता है कि नेटवर्क है क्या, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व कर सकता है, तो हम जवाब ही नहीं देंगे। ठीक है, तो बस ये कारण है फर्स्ट पेपर को इंक्लूड करने का, एक कॉमन नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर। अब किसी के कोई क्वेश्चन हो, फर्स्ट पेपर सिलेबस जितनी क्वेरीज हो उसको क्लियर कर लें, क्योंकि आपके माध्यम से फिर ये जो वीडियो जब शेयर होगा, जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके पास भी जाना है, तो फिर उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सभी जुड़ नहीं पाएंगे इस टाइम पे। बोलेंगे रचना जी। हेलो रचना जी, कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी मैम, ये जो है ना रिसर्च वाला पार्ट था, उसमें क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे? वो तो प्रैक्टिकल करने की चीज है, जैसे कल आपने टास्क दिया था उसमें वो ही सारी चीजें थी कि मींस रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आएगा, वो सब आएगा, तो वो तो प्रैक्टिकल करने की बात थी। तो इसमें थ्योरी में से भी क्वेश्चन निकालेंगे वो? देखो, रिसर्च का मीन्स होता है जैसे मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल की जो बॉडी है, जो हार्डवेयर है, ये क्या है, थ्योरेटिकल रिसर्च है। ठीक, मोबाइल के अंदर जितनी एप्लीकेशंस हैं वो क्या है, वो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो जब तक आपके पास मोबाइल का फ्रेम नहीं होगा तो एप्लीकेशंस का क्या करेंगे? मोबाइल का फ्रेम नहीं होगा तो एप्लीकेशंस का क्या करेंगे? ठीक है, तो जब तक हमारे पास मूलभूत समस्या नहीं होगी तो समाधान किस पर करेंगे? जब तक समस्या नहीं होगी तो समाधान किस पर करेंगे? मान लो कोरोना क्या थी, कोरोना एक समस्या थी, कोरोना वायरस, समाधान वैक्सीन था। तो अगर कोरोना वायरस की समस्या ही ना होती तो वैक्सीन की ज़रूरत क्या थी? ठीक है, तो ऐसे ही मान लो डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ क्या है,
जब पहले स्टार्टिंग में डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़े तो डायबिटीज़ के बारे में डाटा आया कि इंडिया में 1 लाख लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, अदर कंट्रीज़ के भी आए। फिर जो वो फाउंडेशन जो बेस में जो डाटा था उसके आधार पर ऐसा सोचा गया कि इसका मतलब है कि इसका समाधान होना चाहिए। तो जब भी कोई समस्या मूलभूत रूप में होती है उसे समस्या माना जाता है, वो फाउंडेशन होता है, उसे बोलते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च या सैद्धांतिक रिसर्च, ठीक, या फाउंडेशन वाली जो हमारी फंडामेंटल रिसर्चेस होती हैं। तो पहले हमारे पास समस्या एक प्रारूप लेकर दिखनी चाहिए, समस्या का एक स्वरूप दिखना चाहिए तथ्य के साथ। फिर उसी समस्या के जब समाधान दिए जाते हैं वो सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस है। मान लो जब किसी का थायराइड चेक किया जाता है, थायराइड क्या है, एक समस्या है, ठीक है। समस्या का समाधान कैसे करते हैं, ब्लड चेक करके करते हैं। तो जो ब्लड चेक किया गया वो क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया, ब्लड को लैब में रखा गया। तो जो जितनी भी समस्याएं हमारे पास होंगी सिर्फ उन्हीं के समाधान दिए जा सकते हैं। तो मोबाइल का जो हार्डवेयर है ये समस्या है, समाधान एप्लीकेशन से मिलता है। लेकिन केवल समाधान हो, एप्लीकेशंस हो और मोबाइल की बॉडी ना हो, हार्डवेयर को हटा दो, तो फिर अब समाधान किस पर देंगे, ठीक है। तो इसका मीन्स हुआ कि समस्या भी जरूरी है और समाधान भी जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी है तो वो क्या है, एनाटॉमी है, तो वो क्या हो गया, बेस हो गया। फिर जो हमारे ऑर्गन काम कर रहे हैं वो सब क्या है, सब हमारे एक्सपेरिमेंटल का पार्ट बनेंगे जाकर, क्योंकि फिजियोलॉजी काम उन्हीं के द्वारा हो रहा है। लेकिन हम ये कह दें कि हार्ट को उठा के हम बाहर रख दें तो अब हार्ट का क्या करेंगे, ठीक है। तो हार्ट के लिए बॉडी का होना आवश्यक है। तो जितनी भी रिसर्चेज हैं उनके लिए पहले समस्या हो फिर समाधान हो। तो अभी हम लोग जब रिसर्च में पढ़ेंगे तो पहले ये देखेंगे कि समस्याएं निकलती कैसे हैं, समस्याएं बनती कैसे हैं, क्योंकि हर बात समस्या नहीं होती है, ठीक है, हर बात समस्या नहीं होती। अभी हम कह दें कि ये डायरी यहाँ थी, इसको इधर रख दिया, हमारे घर के सभी बच्चों ने डायरी को फेंक दिया, कॉपीज़ को टर्न कर दिया, उनके पेजेस को फाड़ दिया, तो ये समस्या नहीं है। समस्या तब होगी जब किसी कॉलेज के, स्कूल के 1000 बच्चे हैं या अदर स्कूल के बच्चे हैं, उनकी हैबिट हो गई है कि वो कॉपीज़ को डेली पूरी तरीके से फाड़ कर फेंक दे रहे हैं, तब उनके लिए समाधान ढूंढा जाएगा इनके मानसिक स्वास्थ्य पर, ठीक है। तो ये हम लोग पहले समस्या कैसे बनती है इसको देखेंगे रिसर्च में, फिर समस्या के समाधान कैसे किए जाते हैं इसको देखेंगे। फिर एक व्यक्ति जो पीएचडी करने जा रहा है उसको रिसर्च करने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, या रिसर्च का जो फॉर्मेट है पीएचडी वालों के लिए वो कैसे बनाया जाता है, वो फॉर्मेट हमारा इसमें देखेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और किसी का भी और क्वेश्चन हो, कहीं कोई डाउट्स आ रहे हो, सलोनी जो भी मन में आ रहा हो आराम से पूछेंगे, ठीक है। और किसी का लग रहा है, अपर्णा मैम, कहीं किसी को ऐसा लग रहा हो ना, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आराम से पूछना है, क्योंकि पढ़ाएंगे तब वो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा हम लोगों का। देखो जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पहले तो ये समझ के चलना कि आराम से पढ़ेंगे, ठीक। और जो फर्स्ट पेपर है उसको जो पढ़ाने वाले एक्सपर्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो भी देव संस्कृति का प्रोडक्ट है। तो हम वहाँ के लोगों को हम इतना कह सकते हैं वो जो काम करते हैं और वो शायद हमसे कई गुना अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक। तो जो फर्स्ट पेपर जिसको लोग बहुत टिपिकल समझते हैं वो बहुत सरल तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत लंबे समय से उनसे बात हो रही थी लेकिन ऐसा बन नहीं पा रहा था कि वो हमारे जो साथ पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा दें, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी में ही कनेक्ट कर दिया गया है कि जितने लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर वो उन्हीं के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो एक सरल तरीका है। अब जो हमारा अपना सब्जेक्ट है इसके लिए कुछ लोगों के पास जो बुक्स नहीं हैं, कुछ कॉमन बुक्स हैं वो सबके पास है, कुछ 2 से 3 बुक्स और हैं जो आपको हम बता देंगे, वो आप मंगवा लेंगे बस। और फिर इसके बाद जितनी चीज़ें हैं वो फिर हम अपने
नोट से पढ़ाएंगे, क्योंकि सभी की बुक्स लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उनका कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसी से उठाया, किसी से कुछ 5 लाइन उठाई, किसी से 5 पेजेस उठाए हैं, तो फिर वो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि आपको बुक्स लेनी हो, तो वहाँ हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा काम करते हैं। इसमें जो यूनिट्स हैं इसको ध्यान से एक बार सब लोग लिखेंगे। रचना जी एक बार पूरा स्टार्टिंग से दिखा देंगे, और इसका यही एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा। एक बार देखेंगे सब, केवल जो यूनिट में यूनिट वाइज देखेंगे और नोट करेंगे। सब नोट कर लेंगे फटाफट। सबसे पहले शिक्षण अभिवृत्ति। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा तो फिर हम बोल रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले में करना हो ताकि एक रिवीजन तो हो जाए माइंड का। फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड कॉम्प्रिहेंसिव, फोर्थ कम्युनिकेशन, फिफ्थ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स में है लॉजिकल रीजनिंग, सेवेंथ में है डाटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ में है आईसीटी, नाइन्थ में है इन्वायरमेंट, टेंथ में है हायर एजुकेशन। अभी नहीं कर पाए हैं तो एक बार हम फिर से बोल दें। सलोनी कर लिया, कर पाए? ठीक है, चलो अब एक बार ध्यान से पढ़ो उनको 2 से 3 बार, और फिर उनको बिना देखे राइटिंग कर दो, ताकि एक आइडिया लग जाए कि फर्स्ट पेपर में हम क्या पढ़ेंगे। केवल हेडिंग्स उनकी नोट डाउन करेंगे।
दी एक बारी 6th और 7th बताना। एक मिनट, ये है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग 6 नंबर पे, लॉजिकल रीजनिंग 7th में डाटा इंटरप्रिटेशन और 8th में है आईसीटी। हो गया मित्र मैम? चलिए सब लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक? आज आप सबके लिए एक होमवर्क है जिसको सब ध्यान में रखेंगे। ये तो अभी आपको जो सिलेबस है फर्स्ट वाला, इसे भेज देंगे, लेकिन इसके लिए बस जितना आपने आज अभी किया है बस उनके यूनिट्स के नेम याद रखेंगे केवल, कि जो 10th यूनिट है उनके नेम ध्यान में रखना है, बस इतना सफिशिएंट है। जो हमारा सिलेबस है उसको ध्यान से पढ़ेंगे आज। ठीक, इतना बढ़िया से पढ़ के रखेंगे और पढ़ने के बाद जब ये क्लास में कल हम बैठेंगे तो यहाँ पर आपको हम कुछ चीज़ें बोलेंगे। आपको क्या करना, बस एक टेस्ट देना है कि हमें ये पता हो कि जो हमारी 10th यूनिट्स हैं पूरा ओवरऑल कंटेंट नहीं लिखना है, लेकिन फर्स्ट यूनिट है तो मेन कंटेंट उसके अंदर क्या है। मान लो हमें 10 चीज़ें ना पता हो तो 3 से 4 तो पता हो कि उसके अंदर क्या है। सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कंटेंट है हमारा। ठीक है, कंटेंट का मतलब डिफाइन करना। मान लो उपनिषद हैं तो 10 उपनिषद हैं तो कम से कम हमें उनके नाम पता हो, नहीं है तो 5 के ही पता हो, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि हम सिलेबस से कितना परिचित हैं। तो ये सभी को करके रखना, जब टाइम मिले उसको लर्न नहीं करना, फिर ध्यान रहे लर्न नहीं करना है, केवल जो नेम है हेडिंग्स हैं जो 10 वो तो लर्न कर सकते हैं, बाकी उनके अंदर के कंटेंट को माइंड में रखेंगे कि मान लो योग दर्शन है तो उसमें कितने पाद हैं हमारे, ठीक है, और उसके अंदर क्या कंटेंट है, जितना याद रह जाए। हठ प्रदीपिका है तो उसमें क्या है, घिरण संहिता है तो उसमें क्या है, या एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है क्योंकि आप सबने लगभग पढ़ रखा है कि 11 सिस्टम है, सेल है, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन है, सिस्टम है, ठीक है, तो मेन या ग्लैंड्स हैं। तो ऐसे हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता हो। मान लो हम लोग साइकोलॉजी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें किस तरह की हेल्थ की बात की जा रही है। लास्ट यूनिट देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल वाली है उसमें क्या कंटेंट है हमारा। तो ऐसे जो मेन हेडिंग्स हैं यूनिट वाइज और फिर उनके कंटेंट को डिफाइन करेंगे, मत लर्न करके नहीं, समझ के। ठीक है, ये एक होमवर्क है। फिर मंडे से हम लोग प्रॉपर फर्स्ट यूनिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। जिन्होंने कर लिया है कंप्लीट वो सब सेंड कर देंगे। शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes.
सभी को प्रणाम। सबका दिन तो निकल गया, अब रात्रि हो। शुभ रात्रि। ठीक है, बाय।